हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शुरू करते हैं। उसमें चैप्टर है हमारा फर्स्ट, लिक्विडेटर्स अकाउंट। इंट्रोडक्शन। कंपनी हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट डाई अ नेचुरल डेथ। इट इज क्रिएशन ऑफ अ लॉ एंड इट्स कॉर्पोरेट लाइफ कम टू एन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ ओनली। मतलब कि कंपनी क्या है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका नहीं होता, राइट। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और वो भी नेचुरल डेथ नहीं हो सकती जैसे इंसानों की होती है। वो लॉ से बना है और ख़त्म भी लॉ से ही होगा, राइट। इट कैन बी वाउंड अप अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी सजेस्ट वाइंडिंग अप द बिजनेस ऑफ द कंपनी। मतलब कि लिक्विडेशन मतलब जनरली क्या होता है, लिक्विडेशन का मतलब कि कंपनी को ख़त्म कर देना, वाइंड अप कर देना, राइट। अब कंपनी नहीं रहेगी, उससे हम बोलते हैं लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। Disposing of all its asset and paying off all its liability and surplus if any being returned to the shareholder। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे कंपनी के असेट होते हैं लिक्विडेशन के टाइम पे, लिक्विडेशन मतलब कि कंपनी को ख़त्म करने का, वाइंड अप कर देना, राइट। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जितने भी हमारे असेट्स है वो सब हम बेच देते हैं, राइट, सोल्ड ऑफ कर देते, डिस्पोज कर देते, और उसके हम लोग पैसे ले कर क्रेडिटर्स जितने हैं उनको पेमेंट कर देते हैं। और अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के ओनर्स है, रियल ओनर्स, उसको हम लोग दे देते हैं। अगर सरप्लस है तो, नहीं है तो शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। It must be made clear at the outset that the liquidation of a company does not mean that the company is insolvent. Even secondly, when a company is taken into liquidation, it does not always mean that its business is closed down. It may wound up for the purpose of reconstruction and amalgamation too. मतलब लिक्विडेशन का मतलब ये नहीं कि इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब नादारी नोंधाई लीधी एनु मतलब ये नहीं, नादारी नोंधाई नहीं वो जरूरी नहीं। लिक्विडेशन अपने हाथ से ऐसे ही अपनी मर्जी से कंपनी कर सकती है, और ज़रूरी नहीं कि लिक्विडेशन कर लिया मतलब कि अब बिजनेस बंद हो गया। हो सकता है वो किसी और के साथ कोलैबोरेट करने के लिए बिजनेस को कर रहे हो, या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी को क्लोज करना पड़ता है, राइट। तो लीगली एमलगमेशन मतलब क्या होता है कि जब दो कंपनीज मर्ज होती है तो उसको एमलगमेशन बोलते हैं। अब एमलगमेशन मतलब कि हम लोग दो बिजनेस साथ में कर रहे हैं, दो लोग मिलकर अपना बिजनेस कोलैबोरेट कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को लीगली क्या करना पड़ता है, हमारा जो पहला बिजनेस था उसे हम लोग को लिक्विडेशन करके नया बिजनेस नए सर से बताना है, राइट। तो तभी भी लिक्विडेशन किया जाता है। अ कंपनी इज टेकन इनटू लिक्विडेशन फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब कौन से वजह से हम लोग लिक्विडेशन करते हैं, तो फर्स्ट, ड्यू टू द इनसफिशिएंट कैपिटल इट मे नॉट बी एबल टू कैरी ऑन बिजनेस प्रॉफिटेबल एंड मे वांट टू सेल बिजनेस टू द अनदर कंपनी। अगर कैपिटल मतलब जे मूडी છે એ इनफ નથી, सफिशिएंट નથી, इनफ नहीं है, जो कैपिटल है वो इनफ नहीं है अब बिजनेस कैरी करने के लिए, और अब बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा, तो हम ये बिजनेस किसी और को बेच देते हैं। एक फर्स्ट रीजन है। सेकंड, व्हेन द पीरियड इफ एनी फिक्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी बाय द आर्टिकल हैज एक्सपायर्ड। कंपनी जिस मकसद से बनी थी वो मकसद खत्म हो गया, जिस काम से बनी थी वो काम हो गया, तो कंपनी क्या होगा, इंसॉल्वेंट, कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी। नंबर 3, व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड हैज बीन फुलफिल्ड। जो काम के वजह से हम लोगों ने कंपनी बनाई थी वो खत्म हो जाएगी। देखो सेकेंड और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस क्या है, फिक्स पीरियड के लिए अगर हमने 5 साल के लिए कंपनी बनाई तो 5 साल खत्म होने पे कंपनी खत्म हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, ये एक रीज़न है। और थर्ड रीज़न क्या, अगर कोई काम के लिए बनाई है, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बनाई है, वो प्रोजेक्ट वो काम खत्म हो जाएगी तो वो कंपनी भी लिक्विडेट हो जाएगी। And fourth, when due to insufficient management or due to some other reason the financial position of the company has deteriorated to such an extent that it is not possible to continue the business। और अगर कोई insufficient management या कोई भी रीज़न से अब हमारा बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा, अच्छे से नहीं हो रहा, तो अब ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाए उससे पहले हम लोग लिक्विडेट कर देते हैं। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं बिजनेस के लिक्विडेशन के लिए, राइट। अब मोड ऑफ वाइंडिंग अप, अब किस तरह हम लोग बिजनेस को वाइंड अप मतलब लिक्विडेट किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बाय ट्रिब्यूनल और सेकंड है वॉलंटरी। बाय ट्रिब्यूनल में क्या है, सर्कमस्टेंसेस एंड द मोड ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। मतलब कि जब कोर्ट तुम्हें आदेश दे लिक्विडेशन के लिए, राइट। एक देखो वॉलंटरी मतलब अपने खुद से ही हम लोग
डिक्लेयर करे कि भाई हम लोग को बिजनेस लिक्विडेट कर देना है, खत्म कर देना है, वाइंड अप कर देना है, वो एक वॉलंटरी हुआ। दूसरा है ट्रिब्यूनल्स, मतलब कि जब कोर्ट जजेस बीच में इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो तुम्हारी लिक्विडेशन में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विडेशन बाय द वे ऑफ ट्रिब्यूनल। तब क्या बोला है, एज पर द सेक्शन 271 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अ कंपनी में बी वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब कौन से वजह से कौन से सिचुएशन में ट्रिब्यूनल वाइंड अप होता है। तो फर्स्ट, इफ द कंपनी हैज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन resolved that the company may be wind up by the tribunal. Second, if the company has made a default in delivering the statutory report to the register or in holding the statutory meeting. स्पेशल रिजोल्यूशन जो है कंपनी का, अब वो रिजॉल्व हो गया तो ट्रिब्यूनल वाइंड अप करवा देगी उसे, या तो फिर कोई डिफॉल्ट मिल गया, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मतलब जो पूरे साल का रिपोर्ट जो सबमिट करना होता है या फिर पूरे साल की जो मीटिंग कंडक्ट करनी होती है उसमें अगर किसी ने कुछ गलती कर दी तो भी कोर्ट उसे आदेश दे सकती है कि आप वाइंड अप कर लो। Third, if the company does not commence its business within a year for its incorporation or close its business for a whole year, और अगर मान लो कोई कंपनी ऐसी है जिसने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया, पूरे साल बंद ही रखा, तो उसको भी जो गवर्नमेंट है वो बंद करवा सकते हैं ट्रिब्यूनल्स। इन द केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी द नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस्ड टू बिलो 7, इन द केस ऑफ प्राइवेट बिलो 2। अब मान लो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसमें 7 से कम मेंबर हो गए, सब के सब चले गए, सिर्फ 7 या उससे कम मेंबर हो गए, तो कंपनी ट्रिब्यूनल के थ्रू लिक्विडेट हो सकती है। और अगर प्राइवेट है तो 2 या उससे कम हो गए तो कंपनी लिक्विडेट हो सकती है। फिर क्या है, इट्स द कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेब्ट, अगर कोई कंपनी अपने डेब्ट क्लियर नहीं कर पा रही तो ट्रिब्यूनल उसे वाइंड अप करने के लिए कहेगा। If the tribunal opines that it's just and equitable that the company should be wind up, और अगर ट्रिब्यूनल कोई ओपिनियन देता है कि अब कंपनी को बंद कर देना चाहिए, तभी भी हो सकती है। If the company has made a default in filing with the register its financial statement or annual return for immediately preceding 5 consecutive years, पिछले 5 सालों से अच्छे से उन लोगों ने एनुअल रिटर्न नहीं भरे, अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होने चाहिए P&L बैलेंस शीट वो अच्छे से उन लोगों ने सबमिट नहीं किए, तो कंपनी लिक्विडेशन में जा सकते हैं ट्रिब्यूनल पे से। इफ द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ओनली ऑन एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। अगर किसी के इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ, मतलब देश के खिलाफ या किसी फॉरेन स्टेट के साथ कोई गलत रिलेशन या फिर फ्रेंडली रिलेशन या इंडिया की यूनिटी या कोई भी गलत चीज़ करने के लिए अगर वो काम कर रही है तो ट्रिब्यूनल अपने हिसाब से कंपनी को वाइंड अप कर सकता है। एंड इफ द ट्रिब्यूनल हैज ऑर्डर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ रिव्यूअल एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ अ सिक कंपनी, और वाइंडिंग अप कंपनी तभी हो सकता है जब रिहेबिलिटेशन ऑफ द सिक कंपनी मतलब कि जो कंटिन्यूसली लॉस करती है उसको हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि भाई ये कंपनी को किस तरह हम लोग ऊपर ले आए, राइट, रिवाइव कर किस तरह वापस अच्छे से चला सके, वापस लॉस में ऐसी कंपनी मतलब जो लॉस में चल रही है कंटिन्यूसली उसको किस तरह प्रॉफिट में ला सके। ऐसे कंपनीज जो चल रही है जिसको कोशिश की जाती है प्रॉफिट में लाने में, वो कंपनी को भी ट्रिब्यूनल बाय द वे ऑफ ट्रिब्यूनल वाइंड अप हो सकता है, राइट। A petition for winding up, subject to the provision of the section 272 of the Company Act 2000, the petition for the winding up of the company can be made by the tribunal by the company। अब ये petition winding up मतलब कि बिजनेस को बंद करना है, ये petition कौन कौन दे सकता है, तो कंपनी खुद दे सकती है, उनके क्रेडिटर्स दे सकते हैं, राइट, ऑल और एनी पर्सन स्पेसिफाइड अबाउट, सब दे सकते हैं, सबके सब कंपनी भी दे सकती है, क्रेडिटर्स भी दे सकती है, कंट्रीब्यूटरीज भी दे सकती है, एंड द रजिस्टर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई पर्सन को हम लोगों ने अपॉइंट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, वो भी पेटिशन दे सकता है वाइंड अप के लिए। अब कौन से सर्कमस्टेंसेस में वाइंड अप वॉलंटरी होगा, तो फर्स्ट है इफ द पीरियड हैज बीन फिक्स्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी, अगर कोई पीरियड फिक्स है कि भाई 5 साल के लिए ही कंपनी बनाई है, वो 5 साल खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक कंपनी वॉलंटरीली बंद हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। सेकेंड क्या है, इफ द आर्टिकल प्रोवाइडेड दैट द कंपनी इज टू बी डिसॉल्व ऑन द ओकेजन ऑफ द इवेंट्स एंड दैट इवेंट हैज अकर्ड, अगर
कोई हम लोगों ने ऐसा रखा है कि ये चीज़ हो जाने के बाद कंपनी बंद होना चाहिए, या फिर ये प्रोजेक्ट खत्म हो, ये चीज़ हो जाने के बाद कंपनी बंद होनी चाहिए, तो वो चीज़ अगर हो जाए तो कंपनी बंद हो जाएगी। थर्ड, इफ द कंपनी पासिस अ स्पेशल रिजोल्यूशन दैट द कंपनी में बी वाइंड अप वॉलंटरी, या फिर कोई जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया कि कंपनी अब वाइंड अप करना चाहती है और वॉलंटरी सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम लोग वाइंड अप के लिए तैयार है मेंबर्स ने, तो कंपनी वॉलंटरी वाइंड अप हो सकता है। अब लिक्विडेटर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अब उस वक्त क्या क्या होगा? तो व्हेन द कंपनी रिजॉल्व फॉर द मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, इट विल appoint one or more liquidator in general meeting for the purpose of winding up the affair and the distribution of the asset of the company। तो कंपनी क्या करेगी कि अगर वॉलेंट्री वाइंड अप करना है तो कंपनी लिक्विडेटर्स को अपॉइंट करेगी, एक या एक से ज़्यादा से, उन लोग को मीटिंग में बुलाएगी और सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी कि असेट किस तरह बेचनी है, क्या करना है, कौन सा असेट क्या करना है। इट्स ऑल्सो फिक्स अप द रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर, और वहाँ रेम्यूनरेशन भी डिसाइड किया जाता है, मतलब कि जो इंसान लिक्विडेटर कर रहा है, मतलब ये जो पूरा कंडक्ट करेगा लिक्विडेशन का पूरा प्रोसेस, वो बंदे को कितना रेम्यूनरेशन है वो भी वहीं डिस्कस किया जाएगा। दिस रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी इंक्रीज इवन विद द सैंक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल, और जो रेम्यूनरेशन डिसाइड होगा वो ट्रिब्यूनल भी नहीं बदल सकता, कोर्ट वाला भी वो चीज़ नहीं बदल सकता, जो वहाँ डिसाइड होगा, जो फिक्स होगा, वही रेम्यूनरेशन उसको मिलेगा। When the liquidator is appointed, all the power of the board of director and managing director shall cease। और जब लिक्विडेटर हम लोग अपॉइंट करते हैं तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो पावर्स होते हैं, मैनेजर्स के पावर्स होते हैं, वो सब हटा दिए जाते हैं, सीज किए जाते हैं, मतलब सब चीज़ हटा दी जाती है, सिर्फ लिक्विडेटर का ही चलेगा, अब उसके ऊपर किसी का पावर नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजर है, अब उसके किसी रिश्तेदार ने क्रेडिट पे पैसे दिए हुए कंपनी ने, तो मैनेजर अपनी मनमानी नहीं चल सकता कि भाई उसको पहले पैसे दे दे, राइट, उसकी वो पावर नहीं चलेगी। ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर नहीं चलेगी कि भाई उसको पहले पैसे दे दो, उसको बाद में पैसे दे दो, राइट, ऐसा नहीं होगा। लिक्विडेटर जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए वो उसी तरीके से काम करेगा, ना ही मैनेजर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। उन लोग की जितनी भी पावर है वो सारी सीज की जाती है, रोक दी जाती है कुछ टाइम पे। अब ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर्स की ड्यूटी क्या है, क्या क्या काम लिक्विडेटर्स को करना चाहिए? तो सबसे पहला है टू डिस्पोज ऑफ असेट एंड द कंपनी एंड रियलाइज द कैश, तो जितना भी कंपनी का असेट है वो सब डिस्पोज कर देना है, बेच देना है, किसी को दे देना है, राइट, कुछ भी करो, असेट को डिस्पोज करके जितने भी पैसे मिलने चाहिए उतने हम लेते हैं, रियलाइज करते हैं, इतने पैसे हम लेते हैं, लिक्विडेटर लेता है। सेकेंड, टू पे द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी राइट अंडर द लॉ, और लॉ के हिसाब से जिस सीक्वेंस में पैसे देने चाहिए, पेमेंट करना चाहिए, उस सीक्वेंस में पेमेंट करना, लायबिलिटी को पे ऑफ करना। थर्ड, अगर सरप्लस बचता है रिटर्न टू द मेंबर प्रो रेटा, ही मस्ट एडजस्ट द राइट ऑफ द कंट्रीब्यूटरीज, तो अगर कोई सरप्लस बचता है तो शेयर होल्डर्स को प्रो रेटा के बेसिस पे दे दिया जाता है। और फोर्थ, टू प्रिपेयर एन अकाउंट ऑफ वाइंडिंग अप एंड ले इट बिफोर द मीटिंग ऑफ द कंट्रीब्यूटरी एंड द डायरेक्टर और एंड ऑफ क्रेडिटर हैज आल्सो टू फाइल अकाउंट बिफोर द रजिस्टर आल्सो, और ये सब काम कर लेने के बाद जो अकाउंट वो बनाता है लिक्विडेशन अकाउंट, वो क्रेडिटर्स को या फिर कंट्रीब्यूटरीज, मतलब जिसने कंट्रीब्यूट किया है और रजिस्टर, इन तीनों को ये अकाउंट सबमिट करना पड़ता है। लिक्विडेटर ये तीनों को अपना लिक्विडेशन अकाउंट सबमिट करता है, राइट, ये ड्यूटीज थी। The liquidator is a paid agent of the company when he is appointed in a voluntary liquidation. He cannot make any secret profit. He must keep all the fund of the company in a separate bank account. He cannot keep any such fund in his personal account. Similarly, he cannot retain more than 5,000 with him or for more than 10 days as per the section of 350 of the Company Act 2013. तो लिक्विडेटर क्या है? एक्चुअली कंपनी का एजेंट है, वो कंपनी के लिए काम करता है, राइट, और वो थोड़े टाइम के लिए काम करता है, तो अपना सीक्रेट प्रॉफिट उसमें से नहीं कमा सकता, मतलब पैसे ज़्यादा मिले उसने ले लिए थोड़े से, ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए उसको सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा बैंक में, और सारे पैसे जितने भी लिक्विडेशन के हैं वो सारे उसी बैंक अकाउंट में डालने पड़ेंगे, अपने पर्सनल अकाउंट में वो नहीं डाल सकता। साथ ही साथ दूसरा क्या बोला है कि वो 5,000 से ज़्यादा अपने पास कैश नहीं रख सकता मोर देन 10 डेज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 350, राइट। फिर आगे क्या बोला है, एज ही डील विद द फंड ऑफ अदर पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ प्रॉपर अकाउंट ऑफ हिज डीलिंग।
अब वो सब ही चीज़ें देखता है, पैसे देना लेना, तो उसको प्रॉपरली अकाउंट रखना पड़ेगा, सब चीज़ों का हिसाब रखना पड़ेगा अच्छे से। He must make an account and lay it before the company every year। और ये जितने भी अकाउंट बनाते हैं वो सब उसको बनाने और हर साल वो कंपनी को सबमिट करना है। When the affair of the company are finally wound up, he should prepare a final statement of receipt and payment। और जब पूरी कंपनी अच्छे से वाइंड अप हो जाएगी, हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 1 साल में हो, 2 साल में हो, जितने भी टाइम में हो, जब पूरा वाइंड अप हो जाए तो फिर उसको एक पूरा फाइनल अकाउंट बनाकर सबमिट करना पड़ेगा कंपनी को रिसिप्ट और पेमेंट के बारे में। अब डिसबर्समेंट बाय द लिक्विडेटर, किस तरह उसको लायबिलिटीज चुकानी है, राइट, कौन से सीक्वेंस में उसको चुकानी है। तो डिसबर्समेंट आर टू बी मेड बाय द लिक्विडेटर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो कौन से ऑर्डर में, तो फर्स्ट full amount to fully secured creditor, also the partly secured creditor to the extent of the security, the balance of partly secured creditor to the extent not written off will be added to the unsecured creditor। जितने भी सिक्योर क्रेडिटर्स हैं, जिसके भी क्रेडिटर्स सिक्योरिटी के बेसिस पे लिए है, सिक्योरिटी मतलब कुछ ना कुछ कंपनी का उन लोगों ने लिया है और उसके बेसिस पे उन लोगों ने पैसे लिए, सिक्योर क्रेडिटर्स है, तो सबसे पहले पूरी की पूरी अमाउंट उनको पेमेंट करनी है। अगर कोई पार्टली क्रेडिटर है, पार्टली सिक्योर क्रेडिटर मतलब कि जिसने 10,000 का हम लोग को क्रेडिटर्स है, मतलब 10,000 हम लोगों को दिए और सामने सिर्फ 5,000 की सिक्योरिटी है, तो वो 5,000 हमें सबसे पहले पे करना है, और जो बाकी जब 5,000 जो सिक्योर्ड नहीं है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जाएंगे। सेकेंड क्या है, लिक्विडेशन एक्सपेंस विच इंक्लूड, बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करना है, दैट इज लीगल एक्सपेंस एंड द लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन, मतलब कि जो बंदा लिक्विडेशन करे उसका रेम्यूनरेशन और जितने भी लीगल एक्सपेंस, जो भी स्टैम्प ड्यूटीज जितने भी लगता है वो सब करना है। थर्ड है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर उसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने, फिर डिबेंचर होल्डर और द अदर क्रेडिटर हु हैव फ्लोटिंग चार्जेस ओवर द असेट ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स और उन लोग को पेमेंट करने, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने, फिर प्रेफरेंशियल होल्डर्स को, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में पेमेंट करना है, राइट। अब फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला है, दोज क्रेडिटर टू होम स्पेसिफिक असेट आर प्लेज हुज रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ डेब्ट और फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। If the creditor themselves realize the asset pledge and recover their dues, then no amount will appear as a receipt. But in case the asset realize more than the amount of debt, the surplus is handed over to the liquidator. Such surplus will be shown as a receipt in the liquidator's final account. मतलब सिक्योर क्रेडिटर्स मतलब कि वो क्रेडिटर्स जिसको हम लोगों ने कुछ गिरवी रखकर पैसे लिए थे और उनके पास वो इतनी चीज़ गिरवी रखी है जितने उन्होंने दिए थे या फिर उससे ज़्यादा की वैल्यू के। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ज़मीन जो है वो गिरवी रखकर पैसे लिए हैं, 10 लाख की ज़मीन थी, 10 लाख में गिरवी रखकर मैंने 10 लाख रुपए लिए, राइट। अब 2-3 साल बाद वो ज़मीन की कीमत 13 लाख हो गई, राइट, तो उन लोग को पेमेंट 10 लाख ही करना है हमें, इज दैट क्लियर। बट उन लोग के पास जो ज़मीन है वो 13 लाख की है, तो सबसे पहले हम लोग को वो सिक्योर क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। बट अगर सिक्योर क्रेडिटर्स खुद वो ज़मीन बेचकर अपने पैसे ले लेते हैं तो हम लोग को कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करनी है, रिसिप्ट में कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है कि पैसे आए कि नहीं आए, वो रिसिप्ट में रिकॉर्ड नहीं होगा, राइट। बट अगर उनका जो लायबिलिटी उससे ज़्यादा उनको पैसे मिले, फॉर एग्जांपल मैंने बताया अब 13 लाख की ज़मीन है, उन लोग का पेमेंट सिर्फ 10 लाख का है, तो अगर वो बेचते हैं 13 लाख में तो 10 लाख वो खुद के रख लेंगे और जो 3 लाख एक्स्ट्रा है वो लिक्विडेटर को वापस दे देंगे और लिक्विडेटर अपने रिसिप्ट में कैश बताकर लिखेगा वो, राइट। However, if the secured creditor hand over the security to the liquidator for realizing, the latter will show the total amount realized as the receipt. बट अगर क्रेडिटर ज़मीन है जो मैं बता रहा हूँ वो लिक्विडेटर को दे देता कि आप ही बेच दो और हमें हमारे पैसे लौटा दो, तो लिक्विडेटर अगर वो ज़मीन खुद बेचेगा तो वो जितने में भी बेचेगा वो रिसिप्ट में बताना है। समझ में मतलब ये ना दो केस है, अगर सिक्योर क्रेडिटर खुद बेच देते हैं तो हमें रिसिप्ट में कुछ नहीं बताना है, अगर ज़्यादा में बेचते तो जो डिफरेंस है वो दे देगा तो वो हमें रिसिप्ट में बनाना है, और अगर हमें हैंड ओवर करते हैं तो वो जो इतनी भी सिक्योरिटी है वो हम लोग बेचते हैं तो वो पूरी की पूरी अमाउंट हमें रिसिप्ट में रिकॉर्ड करनी है। द अमाउंट ड्यू टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर विल बी पेड इन द फुल आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड।
और सिक्योरिटी क्रेडिट सिक्योर क्रेडिटर्स को जितनी भी अमाउंट देनी है वो हम लोग पेमेंट कर देंगे उसमें से। दिस वुड अपीयर एज द फर्स्ट आइटम ऑन द पेमेंट साइड, और ये सबसे पहली पेमेंट होगी हमारी, किसको, सिक्योर क्रेडिटर्स को सबसे पहले पेमेंट करना है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर, अमेंडमेंट वाज मेड इन द कंपनी एक्ट एंड द वर्कर ड्यू आर पुट ऑन पार with secured creditors. The worker get the benefit of the security held by the secured creditor of the company. It is provided in the section 326 of the Company Act 2013. The security of every secured creditor shall be subject to equal charge in the favor of the workman. When a secured creditor realizes his security, the liquidator shall realize the workman proportion of it. Any amount realized by the liquidator shall be applied relatively for the payment of the workman's dues. अगर वर्कमैन मतलब जो इंसान काम कर रहे हैं उन लोग का पेमेंट बाकी है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ साथ उनका भी पेमेंट हमें इक्वली करना है, इक्वल प्रोपोर्शन में करना है, प्रो डेटा के बेसिस पे करना है, यही बताया है। सपोज अ सिक्योर क्रेडिटर्स, अब देखो एक एग्जांपल दिया, उसको समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बताए। सपोज अ सिक्योर क्रेडिटर ऑफ 3 lakh hold a security of 2 lakh and workmen due are 1 lakh. In this case, the workman will be entitled to receive 1/4 share in the security of 2 lakh. Here, the secure creditor will get 1,50,000 and worker will get 50,000. मतलब कि मान लो सिक्योर क्रेडिटर्स जो है वो 3 लाख के है और उन लोग के पास जो अमाउंट जो सिक्योरिटी के बेसिस पे असेट है वो 2 लाख का है और वर्कमैन का ड्यू है 1 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 लाख को ये रेशियो 3:1 है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब 1/4 पार्ट जो 2 लाख का है वो वर्कमैन को जाएगा और जो 3/4 पार्ट है वो किसको जाएगा, वो सिक्योर क्रेडिटर्स को जाएगा। मतलब कि सिक्योर क्रेडिटर्स को 1,50,000 पेमेंट होगा और वर्कर्स को 50,000 पेमेंट होगा। इस फर्दर स्टेटेड दैट सो मच ऑफ द डेट ड्यू टू सच सिक्योर क्रेडिटर्स as could not be realized by him or amount of the workman portion in his security, whichever is less, shall rank equally with workman due as overriding preferential payment. They shall be paid in a priority to all the other debts. In the above case, the secure creditor received 1,50,000 and workman received 50,000 out of security. Thus, the secure creditor could not get 50,000 from the security due to the workman's claim. His remaining due are 1,50,000 and he got 50,000 less. So, out of these two, the lower amount 50,000 will be paid to him in priority to all the other dues, but only along with workman. मतलब क्या बोला है कि 3 लाख का पेमेंट था, हम लोगों ने सिर्फ 1.5 लाख दिया, अब 1.5 लाख सिक्योर क्रेडिटर्स को नहीं मिला। इसी तरह जो क्या बोलते हैं, जो हमारे वर्कमैन थे उन लोग को 1 लाख मिलना चाहिए, 50,000 नहीं मिले, 50,000 मिल गए। तो सबसे पहले हम लोग को जो ये 50,000 है उसका पेमेंट नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग को सिक्योर क्रेडिटर्स में जो 1,50,000 है उसमें से 50,000 पहले पेमेंट कर देना है। मतलब जो दोनों में से लेस है वो अमाउंट सबसे पहले उसको पे कर देनी है, फिर इक्वली वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये शायद पॉइंट तुम्हें समझ ना आए अभी, बट जैसे हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल वे से कि किस तरह करना है। The outstanding dues to the worker are now reduced to 50,000. So this amount will be paid to them as overriding preferential payment in the priority to all the debt. The effect of this provision is that now the workman due will not be considered as the preferential payment, but they will be paid in priority to even the preferential creditors. So now the provision relating to preferential creditor will not apply to the workman, will apply to the other employee. The following due of the worker are covered under this provision. अब कौन से वर्कमैन ड्यूज इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं, जो हम लोग जो गिन रहे वो उसमें क्या है, ऑल वेजेस और सैलरी इंक्लूडिंग वेजेस पेएबल फॉर अ टाइम पीस पर सैलरी अर्न बाय द वे ऑफ रेम्युनरेशन, ये जितने भी पेमेंट है वो वर्कमैन ड्यूज में आएंगे। सेकेंड, एनी कंपेंसेशन पेड टू द वर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, अगर कोई कंपेंसेशन देना बाकी है वर्कमैन को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रमाणे तो वो, all accrued holiday remuneration बाकी है वो, and all the amount due as a compensation under workman compensation act. workman compensation act के हिसाब से अगर compensation देना बाकी है तो वो देना है provident fund, pension, gratuity or payment for any other fund maintained by company for welfare of the workers, या फिर provident fund, pension, gratuity ये सब देना बाकी है तो वो भी। मतलब कि सिक्योर क्रेडिटर्स और
जो वर्कमैन ड्यूज है वो दोनों को प्रोपोर्शनेटली पेमेंट करना है। नेक्स्ट इज लिक्विडेशन एक्सपेंस। बिफोर एनी अमाउंट इज पेड टू क्रेडिटर्स, अब जैसे ही सिक्योर क्रेडिटर्स और वर्कमैन ड्यूज को हम लोग इस हिसाब से देते हैं, फिर तुरंत सबसे पहले हम लोग को लिक्विडेशन एक्सपेंस मतलब लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन या फिर जो भी लीगल चार्जेस है या ऑडिटर्स की चार्जेस है या नोटिस के न्यूज़पेपर या गैजेट या कुछ भी लीगल वे के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस है या लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन है तो वो बाद में तुरंत उनके बाद पेमेंट करना है, राइट। आगे का फिर हम लोग देखेंगे दैट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। आज हम लोग सिर्फ इतना ही करते हैं, 2 पॉइंट्स। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।